निर्धारित विकल्पों में निवेश करके आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। ये आपका और मेरा मौलिक अधिकार है। और इसी तरह कुछ खर्चे होते हैं और कुछ लोन होते हैं जिसके भुगतान पर आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। लेकिन जब आप कोई लोन लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे लोन होते हैं जिसके मूलधन पर भी आपको टैक्स छूट मिलती है, तो किसी में आपको केवल ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है और किसी में दोनों के भुगतान पर टैक्स छूट मिलती है। तो जब आप किसी से लोन लें या किसी को लोन दें तो आपको केवल टैक्स छूट नहीं, उनके नियमों के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसी को आज समझने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ सीए हैं गोपाल कुमार केडिया जी, जो कि जीके केडिया एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर भी हैं। नमस्ते केडिया जी, बहुत स्वागत है मनी 9 में। आपने वक्त निकाला, आपसे कुछ सीखने का आज मौका मिलेगा हमें। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि वो कौन कौन से कर्ज होते हैं सर जिनके भुगतान पर आपको टैक्स छूट मिलती है इनकम टैक्स में, और कितनी मिलती है? अगर थोड़ा सा क्लैरिटी आप हमें सारे लोन्स के बारे में बता दीजिए जो टैक्स छूट के लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर हाउसिंग लोन लेते हैं तो हाउसिंग लोन जब रिपेमेंट करते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं। जब रिपेमेंट करते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट करते हैं, दूसरा उस पर हम ब्याज दे रहे होते हैं, इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। राइट। इन दोनों पर हमें अलग अलग सेक्शंस के भीतर छूट मिलती है इनकम टैक्स एक्ट में। जो प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट कर रहे होते हैं वो सेक्शन 80C के भीतर जो 1,50,000 की लिमिट है उसका कंपोनेंट बन जाता है, उसका पार्ट बन जाता है। और 1,50,000 तक अगर प्रिंसिपल अमाउंट आप रिपेमेंट करते हैं तो आपको अलग से कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब उस पर ब्याज देते हैं हाउसिंग लोन पर आप, तो आप सेक्शन 24 के भीतर आपको जो इंटरेस्ट जो रिपेमेंट कर रहे होते हैं उसमें 2 लाख तक का जो छूट मिलता है वो कंपोनेंट आपको एक अलग से है। तो दोनों तरफ से आपको फायदा इसमें हो रहा है। दूसरा, अगर हम लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेके जब उसको रिपेमेंट कर रहे होते हैं तो सेक्शन 80E के भीतर उस पर जो प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट कर रहे होते हैं वो आपको 8 साल तक व्हाट एवर इज द इंटरेस्ट अमाउंट, जो भी इंटरेस्ट बन रहा हो लोन पर, वो उस पर आपको छूट मिलती है। दूसरा, आप खर्चा करते हैं, जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी आप लेते हैं, उस पर कोई खर्चा कर रहे होते हैं आप, तो खर्चा कर रहे होते हैं, उस पर आपको छूट मिलती है अलग से। तो जो आपका जो मेन क्वेश्चन था, जो कर्ज लेते हैं, तो ये 2 सेक्शन है मूल रूप से जिसके भीतर हमें अलग अलग छूट मिलती है। और जब हम किसी को कर्ज देते हैं या हम कर्ज ले रहे हैं तो क्या कैश में लेन देन करना सही रहेगा या बैंक खाते के जरिए ही देना चाहिए? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैश ट्रांजेक्शन आप किस सीमा तक कर सकते हैं। अगर हम किसी को लोन देते हैं या लोन लेते हैं तो सेक्शन 269 SS एक है जो लोन हम देते हैं, या 269T है जो लोन लेते हैं। इसमें 20,000 की लिमिट स्थापित की गई है कि 20,000 से ज्यादा आप कैश लोन न ले सकते हैं और न दे सकते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि 20,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन आप कैश लोन के रूप में न करें। प्लस सेक्शन 269ST एक अलग सेक्शन आया था, 4 साल पहले अरुण जेटली जी ने इंट्रोड्यूस किया था कि आप अगर परचेज करने के लिए जाते हैं, आप दुकानदार हैं, होलसेल की आपकी दुकान है, तो आप 2 लाख से ज्यादा किसी से कैश बिक्री का नगद न लें। आपको वहां पर एक लिमिट 2 लाख की आ जाती है। अगर कोई जो एनजीओ है, कोई डोनेशन है, डोनेशन आप देते हैं, उसमें 2,000 तक की लिमिट उसमें आ जाती है। 2,000 से ज्यादा अगर आप डोनेशन देते हैं तो उसमें आपको जो फायदा होना है वो फायदा नहीं होगा, आपको 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर कोई जॉइंट होम लोन आजकल लेते हैं लोग, हस्बैंड वाइफ मिलकर अगर एक जॉइंट होम लोन लेते हैं तो इसमें टैक्स छूट के नियम क्या हैं? क्या दोनों को ही इसमें टैक्स छूट मिलेगी या एक व्यक्ति जिसके अगर दोनों जॉइंट ओनर हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया आपको। मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं। जब आप मकान परचेज कर रहे होते हैं तो मकान क्या तो आप खुद के नाम से कर रहे होते हैं या अपनी वाइफ को उसमें को ओनर बना रहे होते हैं। नॉर्मली लोग हस्बैंड वाइफ जो है मिल के मकान लेते हैं। अब आपने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन के लिए अप्लाई किया तो जब आप जॉइंट ओनर हैं या अकेले अगर आपकी रिपेइंग कैपेसिटी नहीं बन रही है तो वाइफ को उसमें पार्ट बना लिया जाता है, अगर वाइफ भी सैलरीड है। तो अगर लोन में दोनों का नाम अगर है तो आपको 50% केवल आपको बेनिफिट मिलेगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय। 50% वाइफ को मिलेगा। अगर को ओनर नहीं है तब कोई भी सिंगल बेनिफिट ले सकता है, लेकिन को ओनर अगर हैं और लोन भी को बेसिस पे अगर सैंक्शन हुआ है, हस्बैंड का भी नाम लिखा हुआ है और वाइफ का नाम भी लिखा हुआ है,
तो आपको 50-50% भी क्लेम करना होगा। अगर 100% आप क्लेम करते हैं तो आईटीओ उसको टैक्स कर देगा, आपको उस पर पेनल्टी भी इम्पोज करेगा। ओके और अगर ऐसी स्थिति हो जिसमें घर जो है वो पत्नी के नाम लिया गया हो, पत्नी हाउसवाइफ है लेकिन लोन तो पति क्योंकि काम कर रहे हैं तो पति ने लिया और लोन का पूरा भुगतान पति कर रहे हैं पर घर पत्नी के नाम में, ऐसे में जो लोन का भुगतान कर रहा है यानी पति, क्या उन्हें टैक्स छूट मिलेगी? नहीं, इसमें ये देखा जाता है मकान जिसके नाम से है, मकान जिसके नाम से है, जो ओनर है मकान का, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसी के हैंड में टैक्सेबल होती है। और सेक्शन 24 के भीतर जो छूट मिलती है केवल उसी को मिलेगी जिसके नाम से मकान है। अगर मकान पत्नी के नाम से है और पत्नी लोन जब लिया है तो उसमें कोऑनर तो पत्नी होगी ही होगी, हस्बैंड कोऑनर, रिपेमेंट में कोऑनर हो सकता है, तो 50% का उसमें हमेशा प्रावधान रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मकान अगर पत्नी के नाम से केवल लिया गया है, पति के नाम से नहीं लिया गया है, तो पति के केस में वो लैप्स कर जाएगा, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी उस लोन की, लेकिन पत्नी को केवल 50% की बेनिफिट मिलेगी। ओके और हमने मकान की बात की, फ्लैट की बात की, अगर प्लॉट खरीदा जाए तो क्या इसमें भी टैक्स छूट मिलेगी? क्या कच्ची और पक्की कॉलोनी होने पर भी इस पर असर पड़ेगा क्या कि आप टैक्स छूट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है? देखिए, प्लॉट जो है वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो प्लॉट अगर आप परचेज करते हैं तो किसी भी तरीके का कोई टैक्स का छूट आपको नहीं मिलेगा इनकम टैक्स में, जब तक कि आप उसको मकान बनाकर रहने लायक नहीं बना लेते हैं। ठीक है, तो प्लॉट के परचेज पर आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी, मकान लिवेबल रेजिडेंशियल मकान जो होगा उस पर मिलेगी। आप उस पर घर बना लेंगे तो फिर अगर उस पर लोन है तो उस पर फिर आपको छूट मिल सकती है। कुछ सवाल गोपाल से मैं अपने दर्शकों के भी आपके सामने रखना चाहूंगी। पवन मिश्रा का पहला सवाल लेते हैं। 36 साल है इनकी उम्र, पूछ रहे हैं कि मैंने होम लोन लेकर अपनी माता जी के नाम पर घर खरीदा है जो ITR भरती हैं, रजिस्ट्री में मेरा नाम नहीं है, हालांकि लोन यही चुका रहे हैं, तो इस लोन के भुगतान पर मुझे टैक्स छूट मिलेगी? हमने अभी वाइफ हस्बैंड की बात की, लेकिन जब बेटा अपनी माँ के लिए घर खरीद रहा है, उनके नाम पर घर है, लोन बेटा चुका रहा है, क्या यहाँ पर हम पवन जी इस लोन पर टैक्स छूट ले पाएंगे सेक्शन 24 का? इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट ये है कि बैंक ने जब लोन सैंक्शन किया होगा उसमें जॉइंट ओनर का नाम जरूर डाला होगा, उसने माता जी का नाम उसमें निश्चित रूप से दिया होगा। माता जी चूंकि रिपेमेंट नहीं कर रही है, रिपेमेंट उनका बेटा कर रहा है और जॉइंट ओनर प्रॉपर्टी है, तो चूंकि बेटे के नाम से मकान नहीं है तो उसको कोई भी तरह की टैक्स की छूट नहीं मिलेगी, इवन ही ही इज मेकिंग द पेमेंट। मदर कैन क्लेम 50% बेनिफिट, माता जी को 50% बेनिफिट जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उसका मिलेगा, वो चाहे लोन का रिपेमेंट नहीं भी कर रही हो फिर भी उनको मिलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है सर आपकी बातों से ये समझ में आया कि अगर कोई लोन लेकर के, हाउसिंग लोन लेकर के टैक्स छूट लेना चाहता है तो उस प्रॉपर्टी का उनको को ओनर होना चाहिए, तभी जरूरी है, को ओनर होना जरूरी है। क्योंकि इनकम टैक्स में जो 5 तरह की इनकम होती है उसमें एक इनकम होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वही उसमें एसेसेबल होगा, टैक्स उसी को देने की जरूरत है। जिसके नाम से हाउस प्रॉपर्टी नहीं है उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है और उसको कोई छूट भी नहीं मिलेगी। राइट, थैंक यू सो मच खेदिया सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर मुलाकात होगी आपसे, आज के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।